नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आचार्य आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, प्लेटो से मार्क्स। इस पुस्तक में हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के उन विचारों को पढ़ेंगे जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान और शासन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। आपके साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस के रूप में रूबरू हूँ। मैंने आपकी सुविधा के लिए और परीक्षा की दृष्टि को रखते हुए जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस प्रकार है कि उनको आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ आपके पास स्थायी रूप से रह सकता है। विभिन्न किताबों से मैंने अध्ययन करके संग्रह करके जो प्रश्न है जो परीक्षाओं में आते हैं उन प्रश्नों का मैंने लिखित रूप से वीडियो में दर्शाया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और उतार करके उसके साथ आप अध्ययन कर सकते हैं, जिससे परीक्षा के दिनों में जब पेपर आए उससे पहले आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में उतार लें और इन वीडियो को सुन लें तो आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको अध्ययन सामग्री प्राप्त होगी। आज हम बात करते हैं अरस्तु का आदर्श राज्य। पिछली कक्षा में हमने प्लेटो का आदर्श राज्य की बात की। प्लेटो के शिष्य ही अरस्तु हैं। इन्होंने प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की। तो स्वाभाविक है कि यदि आप आलोचना करते हैं तो उसका शुद्ध रूप क्या होगा। हम किसी की आलोचना करते हैं मान लो, तो हम इस योग्य हैं कि हम उससे अच्छा शासन व्यवस्था बता सकें, उसके दोष गिनाएं तो अच्छा क्या होगा ये बताना एक थिंकर का कर्तव्य होता है। कई बार हम शासन व्यवस्था, संविधान और जो मुखिया है देश का, राज्य का, उसकी हम आलोचना कर देते हैं। क्या हम उसकी योग्य हैं? क्या हम उसके बराबर की योग्यता रखते हैं जिसके लिए हमने आलोचना की? आलोचना बराबर के लोगों में होती है, कंपटीशन बराबर के लोगों में होता है। हम जब उसकी योग्यता नहीं रखते हैं उसके बावजूद भी हम उसकी आलोचना करते हैं तो वो हमारा निरर्थक होता है। कमियां कोई भी निकाल लेता है। यदि कमियां निकालते हो तो उसका शुद्ध रूप भी बताइए आप। तो अरस्तु ने अपने पुस्तक में पॉलिटिक्स में प्लेटो के आदर्श राज्य के विपरीत अपना आदर्श राज्य प्रस्तुत किया, जो हम इस प्रकार है
अरस्तु ने आदर्श राज्य के 3 रूप में विभाजित किया। आदर्श राज्य का उद्देश्य, आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है और उसके आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या हैं और आदर्श राज्य की आवश्यक तत्व क्या होते हैं। ये 3 पॉइंट्स पे आज हम बात करते हैं अरस्तु के आदर्श राज्य की बारे में। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में, अरस्तु की जो बुक कौन सी है, पॉलिटिक्स, उसकी 7वीं मतलब उसका 7वां खंड में आदर्श राज्य का वर्णन किया है। अरस्तु के आदर्श राज्य का विचार उसका मौलिक विचार नहीं है। उसने मुख्य रूप से उसे प्लेटो के ग्रंथ लाज में वर्णित विधि अनुसार शासित उपादर्श राज्य से ग्रहण किया है। इसलिए अरस्तु के आदर्श राज्य को प्लेटो का उपादर्श राज्य या द्वितीय श्रेणी का राज्य कहा जा सकता है। अरस्तु के आदर्श राज्य का विवेचन करने से पूर्व उसके सामान्य राज्य के प्रति धारणा को जानना अति आवश्यक हो जाता है। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में ही रह सकता है। मनुष्य अपने व्यक्तिगत विकास का पूर्ण रूप से समाज में रहकर ही कर सकता है। यदि मनुष्य राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं करता है तो वह या तो राज्य से ऊपर है या राज्य से नीचे, अर्थात वह या तो ईश्वर है या जानवर। अरस्तु ने ये कहा है कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह या तो भगवान है या वो जानवर है, क्योंकि भगवान को ही व्यक्ति समाज की आवश्यकता नहीं होती है और जानवरों को भी समाज की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अरस्तु का मानना है कि व्यक्ति के लिए राज्य और समाज होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति होता है, ना तो वो ईश्वर है और ना ही वो पशु है। यदि वो पशु है तो उसको समाज की आवश्यकता नहीं है, वो जानवरों के झुंड में या अकेला भी रह सकता है। ईश्वर है तो ईश्वर को भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति को ईश्वर की आवश्यकता होती है। अरस्तु के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। अरस्तु का मानना है कि राज्य का जन्म ही व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु सर्वप्रथम पुरुष और स्त्री मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार परिवार एक तरफ स्त्री पुरुष संबंधों का तथा दूसरी तरफ स्वामी दास संबंधों का परिणाम होता है। परिवार की विभिन्न भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन के माध्यम से दासों का प्रवेश होता है। जब एक साथ कई परिवार संयुक्त होते हैं तो ग्राम अस्तित्व में आता है। ग्राम मनुष्य के भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ उनके नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब कोई ग्राम संयुक्त होते हैं तो राज्य अस्तित्व में आता है, जो मनुष्य की भौतिक नैतिक तथा सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की
पूर्ति करता। अरस्तु यहाँ कहता है कि हम व्यक्ति हैं पहले, और व्यक्ति को समाज और राज्य की आवश्यकता होती है। एक परिवार होता है जिसमें मुखिया और अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष के बाद उनके बच्चे होते हैं, और वो परिवार संयुक्त रूप से कई परिवार एक साथ रहने लग जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? गांव बन जाता है। फिर गांव, बहुत सारे गांव मिलकर के एक नगर राज्य बन जाता है, और उस नगर राज्य में व्यक्ति की नैतिक भौतिक आवश्यकताएं पूर्ति होती है और उसको सुरक्षा प्राप्त होती है। यूँ कहें कि परिवार का बड़ा रूप ही राज्य है। आदर्श राज्य का उद्देश्य, अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य का उद्देश्य उत्तम जीवन की उपलब्धि है तथा ऐसे जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक साधनों की व्यवस्था करना है। आदर्श राज्य की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। पहला है नैतिक स्वरूप। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित आदर्श राज्य का स्वरूप भौतिक होने के साथ साथ नैतिक भी है, अर्थात अरस्तु के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति के भौतिक उत्थान का लक्ष्य उसका नैतिक दृष्टि से उत्थान करना है, उसे सद्गुणी चरित्र का बनाना है। अरस्तु के अनुसार उत्तम जीवन नैतिक जीवन के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। दूसरी बात करते हैं मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन। अरस्तु प्लेटो की तरह एक अति आदर्शवादी नहीं है, बल्कि व्यवहारिक आदर्शवादी है। उसने अपने हर सिद्धांत का प्रतिपादन इसी तथ्य को ध्यान में रखकर किया है, व्यवहारिक होने के नाते। इसलिए उसने मध्यम वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो मध्यम मार्ग है, जो बीच का मार्ग है, उसको उसने अपनाया। यहाँ अरस्तु प्लेटो की तरह आदर्शवादी नहीं है कि उसका जो न्याय सिद्धांत है, उसका जो आदर्श राज्य है, उसमें उसने तृष्णा, साहस और ज्ञान को महत्व दिया है। प्लेटो की तरह वो नहीं है, वो व्यवहारिक है। वो जानता है कि व्यक्ति में तीन चीज़ पूर्ण रूप से नहीं होती। अरस्तु के अनुसार मध्यम जो मार्ग है द्वारा शासित राज्य अधिक सुरक्षित रहता है। जिस राज्य में दो ही वर्ग विद्यमान है, अत्यधिक धनी और अत्यधिक निर्धन, वहाँ मित्रता का भाव और भाईचारे की भावनाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा राज्य हमेशा संघर्षों में घिरा रहता है। अरस्तु का मानना है कि राज्य में ना तो अधिक लोग गरीब हों और ना ही अधिक लोग धनवान हों। ज़्यादा धनवान और अधिक गरीब के बीच में संघर्ष रहता है, जिसको हम बाद में जब पढ़ेंगे किसके सिद्धांतों में, मार्क्स के सिद्धांतों पढ़ेंगे। उसमें मार्क्स ने दो सिद्धांत, दो वर्ग बताए हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक उत्पादक वर्ग, जिसको हम कहते हैं निर्धन वर्ग। दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग होना चाहिए, एक कड़ी होनी चाहिए। राज्य में ना तो लोग अधिक धनी हों और ना ही लोग गरीब हों, जो संघर्ष की उत्पन्न स्थिति पैदा करें। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अरस्तु का आदर्श राज्य हमेशा एक संवैधानिक विधि अनुसार शासित राज्य, जैसा संविधान में लिखा है
उसके अनुसार शासन किया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार प्रत्येक अच्छे या आदर्श राज्य में अंतिम संप्रभु विधि होनी चाहिए। विधि मतलब कानून होना चाहिए, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं। वह कहता है व्यक्ति के शासन की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठ होता है, क्योंकि विधि ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कानून लिख दिया गया है उस कानून में अपने आप परिवर्तन नहीं होता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं में, उसकी सोच में परिवर्तन हो सकता है समय, परंतु जो संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है, उसको परिवर्तन करना पड़ता है। आदर्श राज्य की आवश्यक तत्व है। अरस्तु यहाँ भी अपना स्वर्णिम मध्यम मार्ग के सिद्धांत को अपनाता है। आवश्यक तत्व कौन से? जनसंख्या। प्लेटो की तरह अरस्तु आदर्श राज्य की कुल जनसंख्या तो निर्धारित नहीं करता है, लेकिन इस दृष्टि से मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए वह कहता है कि राज्य की जनसंख्या प्रबंधकीय दृष्टि से अनुकूल होनी चाहिए। वहाँ न तो इतनी अधिक होनी चाहिए कि शासन व्यवस्था को बनाए रखना संभव न हो, और न ही इतनी कम हो कि राज्य निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त न कर सके। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जनसंख्या निश्चित की थी कि इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, परंतु अरस्तु कहता है कि राज्य का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो सुविधाएं प्राप्त है, उस सुविधाओं के अनुसार जनसंख्या होनी चाहिए। क्योंकि जनसंख्या कम है तो शासन ठीक नहीं होता है, और जनसंख्या अधिक है तो शासन बिगड़ सकता है। भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति, अरस्तु कहता है कि राज्य का क्षेत्र इतना आवश्यक होना चाहिए कि वहाँ के नागरिक एक निश्चित आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीने में समर्थ हो सके, लेकिन इस सीमा से अधिक इतना बड़ा न हो कि वह राज्य में विलासिता और शिथिलता को जन्म दे। जनचरित्र, वहाँ के लोगों का चरित्र। आदर्श राज्य की जनता का चरित्र यूनानियों के चरित्र के समान होना चाहिए। उनकी तरह उनके चरित्र में साहस, उत्साह, जागरूकता, स्वतंत्रता, प्रियता, बुद्धिमत्ता, कला प्रियता आदि का समावेश होना चाहिए। यहाँ अरस्तु कहता है कि यूनानी जो नागरिक हैं वो श्रेष्ठ नागरिक हैं। उनमें जो चरित्र पाया जाता है वैसा चरित्र होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था, जो कास्टिज्म है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ग विशेषता होनी चाहिए, उनमें वर्ग होने चाहिए। अरस्तु राज्य में निम्नलिखित वर्गों को महत्वपूर्ण मानता है: कृषक वर्ग, शिल्पी वर्ग, सैनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, पुरोहित और शासक वर्ग। अरस्तु प्रथम दो वर्गों को नागरिक का स्तर प्रदान करता है। प्रथम जो वर्ग है कृषक और शिल्पी वर्ग है, वो उनको नागरिक नहीं मानता है। वे राज्य में निवास करते हैं, राजकार्य करते हैं, किंतु राज्य के सदस्य नहीं होते। उनकी स्थिति दास जैसी होती है। अन्य चार वर्गों के सदस्य राज्य के नागरिक होते हैं तथा वे युवावस्था में सैनिकों का, प्रौढ़ावस्था में राज्य शासन संचालन का तथा जो बुढ़ापा है वृद्धावस्था में पुरोहितों का कार्य करते हैं। शिक्षा व्यवस्था, अरस्तु समस्त नागरिकों के लिए शिक्षा
व्यवस्था करता है। अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था 7 वर्ष के क्रम में चलती है तथा 7 से 14, 14 से 20 की शिक्षा द्वारा राज्य दी जाती है और 7 से 14 वर्ष तक की शिक्षा में व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा प्रमुख है तथा उसका उद्देश्य शरीर और आत्मा का प्रशिक्षण और नैतिक गुणों का विकास होता है। 14 से 21 वर्ष तक की आयु की शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक और सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। आर्थिक व्यवस्था। आदर्श राज्य की अर्थव्यवस्था पर चिंतन करते हुए अरस्तु प्लेटो द्वारा प्रतिपादित संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था को अनुपयुक्त मानकर उसे नकार देता है। जो प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद दिया, जो पत्नी का साम्यवाद दिया, उसको वो नकारता है तथा उसके स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति के महत्व को स्थापित करते हुए उसके सार्वजनिक उपभोग की व्यवस्था को स्थापित करने पर जोर देता है। इस व्यवस्था में न सिर्फ उत्पादन वर्ग से अधिक होगा बल्कि उसके सार्वजनिक उपभोग से नागरिकों में संयोग, सद्भावना और एकता की भावना का भी स्वस्थ विकास होगा। व्यक्तिगत परिवार। अरस्तु के आदर्श राज्य में सभी नागरिकों को व्यक्तिगत आधार पर परिवार में जीवन जीना का अधिकार उन्हें प्राप्त है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित पत्नियों के साम्यवाद के माध्यम से स्थापित सामूहिक परिवार के विचार को अनुपयुक्त और अनैतिक मानता है। व्यक्तिगत परिवार को नैतिकता की दृष्टि से ही नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए भी यह आवश्यक मानता है कि उसका समर्थन करता है। अरस्तु, जो प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की बात की, उसकी बहुत बड़े आलोचक रहे और उन्होंने कहा कि पत्नियों का साम्यवाद समाज में स्थापित नहीं हो सकता क्योंकि स्त्री और पुरुष का निर्माण ईश्वर ने किया है, उससे परिवार बनता है। स्त्री दास नहीं हो सकती, स्त्री संपत्ति नहीं हो सकती। यदि परिवार होगा तो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा तो उसका नैतिक विकास भी होगा। यदि जानवरों के झुंड के समान स्त्री और पुरुष को मिला दिया जाए और उनसे जो बच्चे उत्पन्न हो तो वो भी जानवर जैसे ही बन जाएंगे, उनमें नैतिकता का अभाव नहीं होगा। इसलिए अरस्तु ने परिवार व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शासन व्यवस्था। आदर्श राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए अरस्तु उसके मुख्य रूप से 3 तरह के कार्य और उनको संपन्न करने तथा उनके 3 अंगों का वर्णन करता है। यह 3 तरह के कार्य शासन संबंधी विषयों पर चिंता का निर्णय लेने वाली सभा अर्थात विधायिका, जिसके सब नागरिक सदस्य होते हैं। अरस्तु ने उसे असेंबली का नाम दिया है, जो आज हम असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, विधायिका कहते हैं। ये बात अरस्तु ने उस समय भी कही थी। दूसरा अंग है शासकों प्रशासकों का जितना कार्य शासन का संचालन करना है अर्थात कार्यपालिका। इसे अरस्तु मजिस्ट्रेसी के नाम से पुकारता है। संसद का तीसरा अंग न्यायिक अधिकारी, जो न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं। सभी नागरिक बारी बारी से इसके सदस्य होते हैं। यह न्यायपालिका है। आधुनिक समय में भी सरकार का या शासन व्यवस्था के सही 3 अंग हैं जो इसका निर्माण करते हैं। आज भी हम वर्तमान समझाएं तो शासन व्यवस्था तभी ठीक होती है जब एक स्थायी विधायिका हो, न्यायपालिका हो और कार्यपालिका हो। विधायिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना और कार्यपालिका का कार्य होता है कानूनों को क्रियान्वित करना। और यदि कानूनों में कोई दिक्कत हो या कोई कानूनों का उल्लंघन करता हो तो न्यायपालिका उसको दंडित करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य में स्थापित करने की
कोशिश की है। इस प्रकार हमने आज अरस्तु के आदर्श राज्य की बात कही कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। ये प्लेटो के आदर्श राज्य के समान नहीं। अरस्तु का आदर्श राज्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें जैसा दिखता है, हालांकि इसमें कुछ कमियां और वो हो सकती है, परंतु उपयुक्त रूप से देखा जाए तो अरस्तु का आदर्श राज्य श्रेष्ठ आदर्श राज्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि अरस्तु ही वो महान विचारक था जिसने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा। अरस्तु ने 180 संविधानों से अधिक संविधानों का अध्ययन किया। जो कहें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समान उसने विदेशों के संविधानों से ग्रहण करके एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो भारतीय संविधान विश्व का श्रेष्ठतम संविधान है और श्रेष्ठ संविधानों में से भी श्रेष्ठ संविधान है। आज हम बात करें कि यूँ कहें कि अरस्तु का रूप अंबेडकर ने लिया था। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। आप सभी इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करें और स्क्रीनशॉट लेते हुए अपने एक कॉपी में उतारें प्रश्नों को और एग्ज़ाम के टाइम पे उसको दोहराएं। इससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और आप इस समय जब ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं और कोरोना महामारी है तो ये सबसे अच्छा साधन है कि आप अध्ययन करें। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर ऑल। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात हो। धन्यवाद।